देखिएगा हम लोग 12 क्लास का ऑप्टिक्स चालू किए थे और ऑप्टिक्स में हम लोग रे ऑप्टिक्स का पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कि जो गोलीय दर्पण होता है वह दो भागों में बांटा गया है उसको। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। जब किसी गोलीय दर्पण को बीचों बीच में से काटा जाता है तो यह दो भागों में बट जाता है। एक आकृति ऐसे बन जाती है, एक आकृति ऐसे बन जाती है। बाबू अब ये दर्पण है, इसका मतलब है कि इसका एक सतह पेंट किया हुआ जरूर होता है। तो चलिए इसमें हम लोग पेंट कर देते हैं। तो यह दो प्रकार का हो जाएगा। जब एक करके पेंट हम बाहर से कर दें तो एक नया दर्पण बन गया। जब पेंट हम एक करके अंदर से कर दें तो एक नया दर्पण बन गया। तो आप देखिएगा परावर्तक सतह एक अंदर हो गया, इसका परावर्तक सतह कौन सी हो गया, बाहर हो गया। तो देखिएगा जावना का परावर्तक सतह उभरा रहता है ना, तो उभरा को संस्कृत में उत्तल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर, उत्तल। इससे पता चलता है कि ये जो दर्पण है यह उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा बाबू, उत्तल। जिसका परावर्तक सतह धासा हुआ रहता है, सेंटर की ओर होता है, तो धासा के लिए हम संस्कृत में एक यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, अवतल। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता था, जिसको उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण कहा जाता था। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है अर्थात केंद्र की ओर होता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। हम लोग सीख रहे थे। आगे हम लोग पढ़ लिए थे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण मतलब एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है बाबू, समतल होता है, तो उसको समतल दर्पण कहा जाता है। चलिए थोड़ा समतल दर्पण से संबंधित हम लोग विभिन्न पद पढ़े। तो आइए इसके लिए एक छोटा सा फिगर बनाया जाए, उसके बाद इसको समझा जाए। ये रह गया आप लोग का समतल दर्पण। इस पर आप पेंट कर दीजिएगा तो ये पूरा तरह से समतल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण की पहचान है कि समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है बाबू वह समतल होता है। हम लोग क्या करेंगे, एक टॉर्च ले लेते हैं। यहाँ पर एक टॉर्च लेकर के इस समतल दर्पण में बार देंगे या प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे। ये टॉर्च हो गया। इमेजिंग करिए, महसूस करिए। जैसे ही एक टॉर्च ले लीजिए, एक समतल दर्पण ले लीजिए जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। जैसे ही टॉर्च से स्विच को ऑन करिएगा तो ये प्रकाश की किरणें कहां पर जाएगी बताइए, समतल दर्पण पर जाएगी ना। किस दर्पण पर, समतल दर्पण पर। तो जब समतल दर्पण पर जाएगी तो इसका परावर्तक सतह यह समतल होता है, जाएगी और टकरा कर कौन सी हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं समतल दर्पण का एक सिरा जो होता है वह पेंट किया हुआ होता है। इससे प्रकाश की किरण जब यहाँ से जाएगी तो यह अपारदर्शी के जैसा व्यवहार करेगा और प्रकाश की किरणों को कौन सी कर देगा, परावर्तित कर देगा। और दर्पण का यह एक विशेष प्रकार का गुण है कि दर्पण जो होता है वह प्रकाश की किरणों को कौन सी कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह होता है चिकना और चमकीला होता है। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें यहाँ पर जाएगी तब टकरा करके रिटर्न जाएगी। जिस माध्यम से गई हुई होती है उसी माध्यम में फिर से रिटर्न चली जाती है। जैसे सीधी सी बात है, हम टॉर्च लेकर के शीशे पर बारे हैं, नहीं शीशे नहीं, समतल दर्पण पर बारे हैं, तो यह टॉर्च हो गया। अब बताइए ना बाबू, यह कौन सा माध्यम है, पूरा कौन सा माध्यम है, अरे हवा माध्यम है। कौन माध्यम बाबू, और हवा किस माध्यम में आता है, सघन माध्यम की विरल माध्यम में, विरल माध्यम में आता है। तो इसीलिए विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें गई और विरल माध्यम में ही रिटर्न चली आई। आप लोग देख रहे हैं क्यों चली आई, क्योंकि यह दर्पण है। और दर्पणों में कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। जैसे ही टॉर्च को ऑन करिए तो प्रकाश की किरण जाएगी, हचा के टकरा करके रिटर्न जाएगी। क्योंकि इसका एक जो सतह होता है क्या हुआ होता है, पेंट की ओर होता है, इसलिए प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाएगी। इसके परावर्तक सतह से टकरा करके जो चिकना और चमकीला भाग होता है टकरा कौन सी हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह की ओर आती है या टकराती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं बाबू, आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है आने वाली। दर्पण के सतह पर जो किरण आती है किसी सोर्स से, जैसे टॉर्च हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, या किसी भी सोर्स से अगर प्रकाश की किरणें आकर के दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराती है तो जो किरण आकर के टकराती है उसको आपतित किरण बोलेंगे। इंग्लिश में करके इंसिडेंट रे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, इंसिडेंट रे पढ़ेंगे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, आपतित किरण। और जैसे ही प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह पर टकरा करके रिटर्न चला जाता है। रिटर्न का मतलब जिस माध्यम से गया होता है उसी माध्यम में रिटर्न आ जाता है। तो जो किरण टकरा करके वापस जाता है
उस किरण को हम परावर्तित किरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? परावर्तित किरण। दर्पण की परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण तथा दर्पण की परावर्तक सतह से टकरा करके जाने वाली गुजरने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। याद रहेगा। अब हमको ये देखना है कि आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है यह एक दूसरे से कितना डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे से भाग रहे हैं या दूर चले या परावर्तित हो रहे हैं। तो इसका एंगल पता करने के लिए हम ना एक काल्पनिक रेखा डाल देंगे, एक लंब डाल देंगे। यह एक काल्पनिक रेखा होता है, इसीलिए वो एक रकम डैश डैश से मिलाएंगे। किसे मिलाएंगे? डैश डैश से। यह एक काल्पनिक रेखा डाल देंगे। क्या पता करने के लिए? कोण पता करने के लिए कि ये जो आपतित किरण है कितना एंगल से दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराई और फिर से कितना एंगल से टकरा करके रिटर्न गए। यही कोण पता करने के लिए हम एक लंब डाल देंगे और इसी लंब को अभिलंब कहेंगे। कैसे कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब किसे कहिएगा? तो वह काल्पनिक रेखा जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला जाता है ताकि यह पता चल जाए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होता है कितना डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होते हैं या आपतित होते हैं, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब। तो अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है जो हमेशा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला जाता है। याद रहेगा? ठीक है बाबू। जैसे ही लंब डाल दिए तो इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए हम एन से सूचित कर देंगे। किससे? एन से। चलिए, प्रकाश की किरण यहां से गई है तो यहां से गई है तो एक नाम देते हैं ए, यहां से यहां गई है तो नाम देते हैं बी, टकरा करके भाग एक नाम कौन देते हैं? सी। यह जो ना है ना एक नाम देते हैं अभिलंब। कौन लगते हैं? अभिलंब। तो अभिलंब क्या है? अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच में डाला जाता है। याद रहेगा? ठीक है। अभिलंब किसे कहिएगा? वह काल्पनिक रेखा जो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीचों बीच में डाला जाता है, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को दर्शाता है, उसे अभिलंब कहा जाता है। कौन बोलेंगे? उसके अभिलंब बोलेंगे। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर जी, जैसे ही आप अभिलंब डाल दीजिएगा मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाल दीजिएगा तो आप देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन जाएगा। कौन बन जाएगा? कोण। क्योंकि यह जो कोण है यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है, मतलब आपतित किरण के कारण बना है, इसलिए इस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। कौन बोलेंगे? आपतन कोण। वह कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। इंग्लिश में करके इंसिडेंट एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? एक इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल पढ़ते हैं, इसलिए हम आई से सूचित करेंगे। किससे? आई, क्योंकि इसका मीनिंग किससे चालू है? आई से, इसीलिए इंसिडेंट एंगल को किससे सूचित कर देंगे? आई से। और ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकराई तो टकरा करके रिटर्न चली गई। जो प्रकाश की किरणें रिटर्न चली जाती है, टकरा करके परावर्तित हो जाती है, ओकरा का परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए बाबू, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ भी कोण बन रहा है ना, क्योंकि यह जो कोण होता है यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, इसीलिए इस कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? परावर्तन कोण। इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, इसीलिए एक हम छोटा आर से सूचित करेंगे। कैसे बाबू? छोटा आर से। अब बताइए, कोई क्वेश्चन पूछेगा परावर्तन कोण किसे कहिएगा तो बता दीजिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। याद रहेगा? ठीक है। चलिए कि एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखिएगा, ये जो आपतन कोण होता है ना बाबू, यह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जिस कोण से एकरा पर पड़ती है, कोण बनाती हुई पड़ती है, उसी कोण से टकरा करके रिटर्न भी चली जाती है। याद रखिएगा, इसीलिए ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण कौन सी होता है? बराबर होता है। यह बात सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने। चलिए एक बार बोल देते हैं। समतल दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण का ये जो सिरा है एक तरह का परावर्तक सतह कहते हैं, काफी चिकना और चमकीला होता है। इसका एक जो सतह होता है बाबू वो पेंट किया हुआ रहता है। पेंट आप लोग को पिछले ही लेक्चर में बता दिए थे, इसलिए किया जाता है ताकि वो अपारदर्शी के जैसा व्यवहार करे। और आप लोग जानते हैं प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी वस्तु को आर पार नहीं कर पाता है। जैसे ही समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो ये तो रहा अपारदर्शी, ये चिकना और चमकीला सतह है, इसलिए प्रकाश की किरण टकरा कर कौन सी हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। याद रहेगा? तो जैसे ही प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो ये टकरा करके परावर्तित हो जाती है। अब ये कितना एंगल बनाती हो जाती है, एक बीच में हम एक नकली रेखा डाल लेते हैं, काल्पनिक रेखा डाल लेते हैं, लंब डाल लेते हैं, जिसको कौन सी बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो एकदम शुरू से बोल लेते हैं। आपतित किरण किसे कहिएगा? वह किरण जो समतल दर्पण के चाहे कोनो दर्पण के, ऐसे बोल दीजिएगा, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है या
दर्पण की परावर्तक सतह पर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके परावर्तित हो जाता है वो के परावर्तित किरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? अब देखिए ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण पता करने के लिए एक नकली या काल्पनिक रेखा डाल दिया जाता है, एक लंब डाल दिया जाता है जो अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब। अब देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, तो जो जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। कैसे बोलेंगे बाबू? चूंकि इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल कहते हैं इसलिए करके आई सूचित करेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन करके सामने आया है जिसको हम कैसे बोलेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। वह कोण जो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनता है उसके परावर्तन कोण कहा जाता है। ना समझ में आया? ठीक है, आगे चलिएगा सही, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रकाश की किरणें जहां पर जाकर के टच होती है इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अब यहां से यहां तक ले परावर्तक सतह है ना, एक हम परावर्तक सतह बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो यहां से यहां तक कहीं भी प्रकाश की किरणें गुजार सकती है। अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कहां गुजार रहे हैं। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उसको आपतन बिंदु कहा जाएगा। कौन सी कहा जाएगा बाबू? अब एक परावर्तन बिंदु नहीं होगा, परावर्तन बिंदु तब होगा ना जब ये परावर्तित किरण किसी दूसरे पर जाकर टकराए, और जैसे किसी दूसरे दर्पण पर टकराएगी तो फिर से इस दर्पण के लिए ही आपतनिक कोण होगा। कुछ होगा आपतन कोण। इस तरह से समतल दर्पण में चाहे किसी दर्पण में परावर्तन बिंदु नहीं होता है, हमेशा आपतन बिंदु होता है। अगर बाबू यहाँ पर समतल दर्पण हम रख दें तो बताइए प्रकाश की किरण यहाँ पर आ गई तो इस दर्पण के लिए यह आपतन कोण होगा, आपतित किरण हो गई। कुछ हो गई आपतित किरण। तो एक समतल दर्पण से प्रकाश की किरणें जब दूसरे समतल दर्पण पर टकराती है तो वहां पर जो होता है, जो किरणें आती है वह परावर्तित किरण नहीं रह जाती है, वह आपतित किरण ही होती है। कौन किरण होती है बाबू? आपतित किरण होती है, याद रखिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण का एक गुण है, नेचर है बाबू। समतल दर्पण पर अगर कोई वस्तु ना, खूब रट्टा मार लीजिएगा बढ़िया से, समतल दर्पण पर अगर कोई वस्तु ना x मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से आ रहा है, समतल दर्पण पर कोई वस्तु, मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, हम इधर से चल करके आ रहे हैं, कितना मीटर पर सेकंड का स्पीड से बताइए? 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से वेलोसिटी से हम लोग आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो पता है समतल दर्पण में ओकर जो प्रतिबिंब होगा 2 गुना दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा बाबू? इसका जो इमेज होता है ना बाबू वह 2x मीटर पर सेकंड का रफ्तार से दिखाई देता है, याद रखिएगा। जैसे समतल दर्पण में अगर मान लेते हैं हम 3 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से आ रहे हैं, खूब बढ़िया सुनिएगा, कितना बाबू? 3 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से हम समतल दर्पण की ओर आ रहे हैं, तो जो प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज जो बनेगा वह कितना मीटर पर सेकंड का रफ्तार से दिखाई देगा? 6 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से दिखाई देगा। ये पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा, याद रहेगा। अब ये 3 मीटर पर सेकंड के ऊपर 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर ये हो सकता है, याद रहेगा। तो बताइए किस दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वह 2 गुना बनता हुआ प्रतीत होता है? तो समतल दर्पण में। किस दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह अनंत होता है? तो समतल दर्पण है बाबू। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण हमेशा वस्तु का कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाता था, याद है आप लोगों को? आभासी। क्या था सर? आभासी। आभासी लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे कौन सी? सीधा। और कौन सी? वस्तु के समान आकार का। इसका ट्रिक एक बताए थे आशीष। कौन सी ट्रिक बताए थे? आशीष। अरे रट लीजिए, सब कोई थोड़ा ही बताएगा। आशीष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए ट्रिक याद रखिए, आशीष, आभासी, सीधा, समान। जो ऑप्शन धराएगा तो मार के चल देने को नंबर के लिए, ठीक है। चलिए, समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु जो होता है बाबू 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से आ रही है तो अगर प्रतिबिंब किस मीटर से बनता है, किस मीटर पर सेकंड से बनता हुआ प्रतीत होगा? 10 मीटर पर सेकंड से। इसका नेचर है, याद रहेगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज, प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम। खूब बढ़िया से सुनिएगा। अच्छा, जो है हम एक्सपेरिमेंट किए हैं समतल दर्पण में, ये समतल दर्पण में एक्सपेरिमेंट हर जगह नहीं होता है, यह लैब में ही होगा या किसी समतल जगह पर होगा। हर जगह पर चाहे कि करके देख ले तो संभव नहीं है, याद रहेगा, क्योंकि कोड़े के बारे में पता नहीं चलेगा। और अभी आप एक शीशा ले लेते हैं, जब हम चेहरा दिखाए तो अगर ट्रस्ट बाजी प्रकाश की टकराएगी, टकरा के रिटर्न चल जाएगी, क्या आप कोण पता लगा लीजिएगा? हाँ से नहीं। जब तक होकर लैब में ये किसी समतल जगह पर नहीं करिएगा, समतल ऊपर टच करता पाएगी न जाएगा, तो चंद्रमा रख करके आप आराम से एंगल
करके अगर पता होता कर सकते हैं कि कितना एंगल से जा रही है और कितना एंगल से परावर्तित हो रही है। लेकिन याद रखिए हर जगह इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये जो पूरा घटना है बाबू, यह जो होता है किसी समतल में या किसी लैब में ही हो सकता है। याद रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इन सारे घटनाओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। याद रखिएगा, न्यूटन को इसीलिए फिजिक्स का जनक बोलते हैं। सारे साइंटिस्टों के ऊपर भारी पड़ गया था 1665 ईस्वी में। कोई साइंटिस्ट को फिजिक्स में आने नहीं देता था, इतना डेंजर साइंटिस्ट था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा प्रकाश का परावर्तन है इसके नियम, ध्यान दीजिए बाबू। प्रकाश का परावर्तन अभी हम बताए हैं कि जब समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो ये टकरा करके रिटर्न आ जाता है। इसके बीच में हम एक लंब डाल लेते हैं जो आपतन कोण और परावर्तन कोण के वैल्यू बताता है या बराबर है कि नहीं है, ये बारे में बताता है। तो बाबू जब प्रकाश की किरणें जो होती है ये विरल माध्यम है ना, कौन माध्यम है? विरल माध्यम, क्योंकि हवा है और हवा क्या माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। तो याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चल करके और दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके विरल माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कुछ बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का मतलब होता है लाइट, परावर्तन का मतलब होता है टकरा के परावर्तित हो जाना, टकरा के परावर्तित हो जाना। तो टकरा के परावर्तित कहां से होगा? परावर्तन की क्रिया कहां से होती है या प्रकाश की क्रिया परावर्तित कहां से होती है? दर्पण के परावर्तक सतह से। कहां से बाबू? दर्पण के परावर्तक सतह से। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से चल करके समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके और इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए याद कर लीजिएगा। याद रहेगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से चल करके दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराती है तथा फिर से इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तो प्रकाश का अपने ही माध्यम में परिवर्तित होने की घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन की घटना को सबसे पहले पृथ्वी पर न्यूटन ने देखा था। किसने देखा था? प्रकाश के परावर्तन पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट नाम क्या था? न्यूटन। याद रखिएगा, जब ये प्रकाश के परावर्तन की घटना को देख लिया, एक मन में बहुत सारी चीजें चलने लगा कि ये सारा जो हम बोल रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सारा का सारा ना बाबू या तो लैब में संभव है या तो किसी समतल जगह पर संभव है। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन को लेकर के उन्होंने 2 नियम बना दिए। कौन नियम बाबू? 2 सुनिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं लॉज। लॉज मतलब बाबू नियम। पहला इन्होंने क्या बताया? देखिएगा, जो चीजें समतल दर्पण में बताया था ना, वही चीजों को लिया करके यहाँ पर नियम बता दिया। पहला नियम क्या बोला? पहला नियम बोला आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह, ये सारे के सारे या तो लैब में होते हैं या किसी समतल जगह पर होते हैं। कहां पर होते हैं? या तो लैब में या तो किसी समतल जगह पर। तो लैब बार बार बोलना अच्छा नहीं रहेगा, समतल जगह बोल दी क्योंकि हमारा बोर्ड समतल है। कैसे है बाबू? समतल। तो और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, ये सारे एक समतल जगह पर होते हैं। कहाँ होते हैं? समतल जगह पर। तो याद रखिएगा ये प्लेन में होते हैं। क्या बाबू? प्लेन में। दूसरा देखिएगा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन बोला था जब प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा तो टकरा के रिटर्न हो जाएगा। एक बीच में आप एक लंब डाल लेते हैं जिसको हो बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो ये जो आपतन कोण बना है और ये जो परावर्तन कोण बना है, दोनों का कोण बराबर होता है। दोनों कोण क्या होते हैं बाबू? बराबर। मतलब कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो बाबू एक बराबरी बोल देते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहिएगा और इसके कौन कौन से नियम है तो ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चल करके विरल माध्यम, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चल करके दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है तथा तो पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश का अपने ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम है। कौन नियम है वो? 2 रट्टा मान लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम है। कौन कौन नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस आपतन बिंदु, ये सारे के सारे किसी समतल में होते हैं। बोलते समय या लिखते समय अगर कोई डाटा एक में आप भूला जाते हैं तो नंबर नहीं काटा जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, लेकिन प्रयास करिएगा पूरा लिखने के लिए, ठीक ना। चलिए, जब हम जानते हैं कि उनको पूरा जानकारी है तो हम पूरा ना लिख के लाएंगे क्योंकि हम नंबर काटाने के लिए जाएंगे एग्जाम में लिखने। चलिए, दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रहेगा? ठीक है, आएगा ढंग। ठीक है, तो कौन से बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन में इसके नियम। तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है?
समतल जगह पर क्या होता है बाबू? समतल जगह पर। प्रकाश के परावर्तन है ना सारे दर्पणों में होता है, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे परवलयिक दर्पण हो, चाहे गोलीय दर्पण। आप लोग जानते हैं दर्पण जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौ प्रकार बाबू? इस तीनों दर्पणों में आप इस घटना को आराम से देख पाएंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से प्रकाश के परावर्तन को देखना हो तो समतल दर्पण लीजिएगा, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। प्रकाश किरण जाएगा, टकरा कर आ जाएगा। बाकी कोनो दर्पण का परावर्तक सतह कोनो धासा रहता है, कोनो कुबरा रहता है, कोनो का परवलय के आकार का होता है। उतना बढ़िया से प्रकाश के परावर्तन को हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसका परावर्तक सतह समतल होता है, एक बराबर होता है, इसलिए प्रकाश के परावर्तन को हम सही देख पाते हैं। याद रहेगा? हाँ नहीं याद रहेगा? ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम? 2। याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन समान मीडियम में होता है। नोट, समान मीडियम में। प्रकाश का परावर्तन किस में होता है? समान माध्यम में। रट्टा मार लीजिए, समान माध्यम में। जैसे ही माध्यम बदला वह प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। याद है? माध्यम अगर सेम है, सेम का मतलब विरल माध्यम से गया, विरल माध्यम में आ गया, तो एक तरह के समान माध्यम कहेंगे। और याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन अलग अलग माध्यमों में नहीं होता है, समान माध्यमों में होता है। याद रहेगा? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। याद रहेगा सर? ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू? चलिए, गोलीय दर्पण में आप लोग हम सिखा दिए थे कि गोलीय दर्पण गोलाकार होता है, यह कांच का बना हुआ होता है, तथा इसके जो पूरा जो भीतर का जो जगह होता है वो पूरा तरह से खोखला होता है। याद है? गोलीय दर्पण पूरा तरह से बीच में क्या होता है बाबू? खोखला होता है, पूरा तरह से कांच का बना हुआ होता है, और इसका एक सतह क्या किया रहता है? पेंट किया रहता है। जब एक रह के बीचों बीच में से काट दीजिएगा तो ये 2 हिस्सों में बट जाता है। अब जो 2 हिस्सों में बट जाएगा तो एक बाहर के सतह पेंट कर दीजिए, एक अंदर के सतह पेंट कर दीजिए, तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण 2 प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का? एक वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, एक वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। इसीलिए वो को उत्तल, दूसरे कौन से बोलेंगे? अवतल बोलेंगे। याद रहेगा? अब चलिए ना सर, हम लोग गोलीय दर्पण में थोड़ा सा विभिन्न पद पढ़ लें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से रटिएगा मत। यहाँ पर देखिएगा, एक हम बना लेते हैं गोलीय दर्पण। ये रहा बाबू गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो होता है वो खोखला होता है, यह कांच का बनाया गया होता है, ठीक ना। इसके अंदर पूरा खाली जगह होता है, और इसका एक जो सतह होता है पेंट किया हुआ होता है। तो चलिए सर जी, हम थोड़ा सा यहाँ से मिटाते हैं, इसे यहाँ से काट देते हैं, मिटा देते हैं, डैश मिला देते हैं। यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। इमेजिंग करिए ना कि गोलीय दर्पण को हम 2 भागों में काट के हटा दिए, एक इन्हें वाला हिस्सा और एक इन्हें वाला हिस्सा। तो कौन ही गोली लेते हैं? तो आपको देखने से पता चल रहा है कि हम इधर वाला हिस्सा लिए हैं। मान लीजिए बाबू की इन्हें केनहू एक सतह एक पेंट किया हुआ है। चलिए पेंट कर देते हैं, मान क्या लेते हैं? यह क्या हो गया? पेंट कर देते हैं। जब पेंट कर देंगे तो बताइए ना, परावर्तक सतह धासा है या परावर्तक सतह उभरा है? धासा है या उभरा, ही कैसे जानेंगे? सेंटर से पता चलेगा। किसे बाबू? सेंटर से। ये सेंटर हो गया इसका गोलीय दर्पण का, ये केंद्र हो गया। इसका केंद्र जो होता है ना, इसका परावर्तक जो सतह है ना, यह केंद्र की ओर झुका हुआ है, इससे पता चलेगा इसका परावर्तक सतह धासा है। कौन बाबू? अगर यही परावर्तक सतह का पेंट इधर हम लोग कर देते तो इसका परावर्तक सतह कौन सी रहता? इधर मैंने अंदर बोल रहे हैं, ऊपर समझिएगा, अंदर हम पेंट कर दें तो समझिए परावर्तक सतह कौन सी है? उभरा हुआ है। तो वह दर्पण कौन सा दर्पण हो जाएगा जिसका परावर्तक सतह उभरा हो? तो उसको हम उत्तल बोलेंगे। उत्तल मतलब उभरा, उत्तल मतलब उभरा, उत्तल मतलब उभरा, अवतल मतलब धासा। तो इसलिए दर्पण, गोलीय दर्पण को प्रकार के 2 प्रकार के, दर्पण को प्रकार के 3 प्रकार के। बाबू गोलीय दर्पण आप जानते हैं एक खोखले गोले का हिस्सा है जो पूरा तरह से खाली होता है, कांच का बना हुआ होता है, तथा इसका एक सिरा पेंट किया हुआ होता है। बाबू गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। फिर से अरे भाई, हर एक चीज का एक सेंटर होता है। अब गोलीय दर्पण गोल है तो इस गोलीय दर्पण जब गोल है तो इसका भी एक सेंटर होगा। तो गोलीय दर्पण के इस सेंटर को, केंद्र को हम गोलीय दर्पण का केंद्र कहेंगे। कुछ बोलेंगे? गोलीय दर्पण का केंद्र कहेंगे। तो इस गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग ना साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में वक्रता केंद्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पढ़िए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाबू अब देखिएगा, यहाँ पर गोलीय दर्पण यहाँ से यहाँ तक गोलीय दर्पण है ना। गोलीय दर्पण यहाँ से यहाँ तक के गोलीय दर्पण है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई को हम बाबू एपर्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? एपर्चर। यहाँ पर लिख देते हैं, छूट गया है, एपर्चर। एपर्चर हिंदी में क्या पढ़ेंगे बाबू? द्वारक। क्या पढ़ेंगे? द्वारक। सुनिए, गोलीय दर्पण यहाँ से यहाँ तक है। अब भी एक मापिएगा, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर,
कुछ ना कुछ होगा वैल्यू। तो गोलीय दर्पण की इस टोटल लंबाई को हम द्वारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? द्वारक। आपको नहीं लग रहा है कि ये सबसे बड़ी लंबाई हो गई? तो गोलीय दर्पण में सबसे बड़ा लंबाई कौन हो गया? द्वारक। क्या नाम है सर? द्वारक। और द्वारक कैसे कहिएगा? तो गोलीय दर्पण की कुल लंबाई को, मतलब कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलेंगे। याद रहेगा? एक बार और, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के कुल लंबाई को क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे क्या सर? एपरेचर। एपेर्चर। क्या पढ़ेंगे? एपेर्चर। बाबू यह लंबाई का जिक्र हुआ है, इसलिए यहां से यहां तक की लंबाई को हम लेंथ बोलेंगे। एक को हम एक अच्छा नाम देते हैं, एल एल डैश। क्या नाम दे दिए? एल एल डैश। वही दिए हैं जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। हर टीचर आप लोग यही पढ़े होंगे, एल एल डैश। द्वारा किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के कुल लंबाई को द्वारा कहा जाता है। अब घर पे लिखना हो तो बताइए, 3-4 बार बोल दिए, वीडियो रोके कहीं नहीं, आप नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तो दर्पण का द्वारा कहेंगे। और दर्पण का जो द्वारक होता है वह दर्पण का सबसे बड़ा सतह होता है, सबसे बड़ा एक भुजा होता है। याद रहेगा बाबू? गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, इस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए बाबू तरह हम सी से सूचित कर लेंगे। किसे बाबू? सी से। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहा जाएगा? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, इस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए करके सी से सूचित करते हैं। कैसे बाबू? सी से। गोलीय दर्पण का जो ये द्वारक है ना बाबू, और मान लीजिए अगर ये 10 मीटर है तो बीच वाला बिंदु 5 मीटर पर होगा ना? कितना मीटर पर? 5 मीटर पर। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के द्वारक के, फिर से, गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। कैसे बोलते हैं? ध्रुव। पोल, बीचों बीच वाला। एक क्या पढ़ेंगे सर? पोल। फिर से, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, अगर ये मान लेते हैं 20 मीटर है तो ये 10 मीटर हो गया, एक का पोल कहेंगे। कौन कहेंगे सर? पोल। इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहेंगे, इसलिए करके हम पी से सूचित करेंगे। कैसे सूचित करेंगे? शुरू से, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के कुल लंबाई को हम द्वारा कहेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, हिस्सा होता है, इस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। इस सी से सूचित करेंगे। किसे बाबू? सी से। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें बहुत इच्छा है कि गोलीय दर्पण का जो ध्रुव पी है और गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र सी है, इसको एक ना हम एक नकली रेखा से मिला दे, एक डैश डैश से मिला दे, चाहे हम एक रेखा से मिला दे। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, वह रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव पी को मिला देता है, इस रेखा को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। कुछ बोलते हैं बाबू? वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ेंगे बाबू? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बीच की दूरी हो गई, याद रहेगा। यह रेखा आप आगे तक भी बढ़ा सकते हैं बाबू, ध्यान देना है। एक रेखा आप आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। जब इस रेखा को आप आगे तक बढ़ा दीजिएगा, यह दूरी सिर्फ इतना तक नहीं रहे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, वह रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने का काम करता है, उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। कौन से बोलते हैं बाबू? मुख्य अक्ष। इंग्लिश में मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। एक बार और तो ऐसे बोल दीजिएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। याद रहेगा? ठीक है बाबू। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी को, इतने दूरी, एक बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव पी के बीच की दूरी को कौन सी बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो वक्रता त्रिज्या किसके किसके बीच होती है बाबू? तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव पी। बाबू एक हम आर से सूचित करेंगे। किसे बाबू? आर से। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यह बीच की दूरी किसके किसके बीच होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव पी के बीच होती है। यह देखिएगा। अच्छा ये बताइए, क्या ये जो दूरियां होती है, एक आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं। अगर आप इसको आगे बढ़ा देते हैं तो एक आप वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या नहीं कह पाइएगा। यह क्या कहलाएगा बाबू? मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो मुख्य अक्ष किसे कहिएगा? तो याद रखिएगा, वह रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से तथा ध्रुव पी को मिला देता है या मिलाने का काम करता
होता है उसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या की किसे कहिएगा, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से और ध्रुवी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, याद रहेगा। अब हमको बहुत इच्छा है, समझ में आ गया ना। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा और भी काम है आगे। बाबू हम यहाँ पर एक टॉर्च ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक मिला दीजिए पूरा, ये पूरा मिला दीजिए। मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर है बाबू, जिसको कौन सी बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। एक प्रकाश की किरण हम लेते हैं और इस यहाँ पर एक टॉर्च ले लीजिए, सबसे बढ़िया उदाहरण होगा, एक टॉर्च ले लीजिए। चलिए हम ले लिए टॉर्च, प्रकाश की किरण निकल रही है। अब चूंकि हमको ना एक प्रकाश की किरण को दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराना है, जैसे ही ये प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराएगी, जैसे टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च ले लीजिए, ये परावर्तक सतह पर टकराई। अब हेले क्या, हेलने या छेद करने के यार पर होने की क्या जगह है, नहीं। तो ये प्रकाश की किरण टकरा के कहाँ भागेगी, नीचे भागेगी ना अपनी माध्यम में, तो ये नीचे भागेगी बाबू। तो ये कुछ कोण बनाते हुए नीचे की ओर भागेगी, याद है। अब ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। एक बीच में लंब डाल दीजिएगा, तेरा कौन सी पढ़ेंगे, अभिलंब पढ़ेंगे। अभी एक बीच में कौन सी डाल दीजिएगा बाबू, लंब। तेरा क्या पढ़िएगा बाबू, अभिलंब। क्या पढ़ेंगे एक के, अभिलंब, याद रखिएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराया जाता है, तो प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरता है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। कैसे बोलते हैं बाबू, मुख्य फोकस। एक बार और, एक बार और, जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराया जाता है, तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से टकरा करके गुजरती है या परावर्तित होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। कौन सी बोलेंगे बाबू, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहाँ होता है, तो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर होता है। कहां पर होता है बाबू, मुख्य अक्ष पर। चूंकि एक इंग्लिश में हम लोग ना बोलते हैं मुख्य अक्ष, देखिएगा मेन फोकस, क्या पढ़ेंगे, मेन फोकस। एक तरह के फोकस बोलते हैं, बड़ा एफ है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए एक बड़ा एफ से सूचित करेंगे। कैसे, बड़ा एफ से। मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे लिखिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जब किसी प्रकाश की किरण को दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराया जाता है, तब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरता है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। एक इंग्लिश में मेन फोकस कहते हैं, इसलिए करके एफ से सूचित किया जाता है। किससे बाबू, एफ से, याद रहेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण टकराया और टकरा कर परावर्तित हो गया, ठीक है बाबू। यह भी बिंदु है, यह भी बिंदु है। अब देखिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुवी और मुख्य फोकस एफ, एक बीच की भी तो दूरी है, ये भी तो दूरी है, ये बिंदु था, ये बिंदु था, तो सी और पी के बीच की दूरी आर कहलाया, वक्रता त्रिज्या कहलाया। अब ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुवी है, तो बाबू मुख्य फोकस इसमें वक्रता त्रिज्या और ध्रुवी के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र ना, सुनिए, वक्रता केंद्र और ध्रुवी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। एक बार और, वक्रता केंद्र और ध्रुवी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। तो उसी तरह से मुख्य फोकस तथा ध्रुवी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा। कहा जाएगा बाबू, फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी। इंग्लिश में देखिए ना, करेगा फोकल लेंथ लिखे हैं, क्या लिखे सर, फोकल लेंथ। एक तरह का छोटा एफ से सूचित किया जाएगा, किससे, छोटा एफ से। छोटा एफ क्या है, फोकस दूरी है। एक तरह का हम फोकसांतर भी बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं बाबू, आप फोकसांतर किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुवी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर बोलते हैं। बड़ा दूरी कौन है बताइए, वक्रता त्रिज्या है कि फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है। ये दो गुना होता है, आप लोग 10th में पढ़े थे, याद है, ठीक है। चलिए बाबू, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेन फोकस पढ़ लिए, फोकस लेंथ पढ़ लिए, द्वारक हम लोग पढ़ लिए, सारा चीज हम लोग पढ़ लिए, समझ में आ गया। एक बार और ही बोलते हैं, लास्ट बार समझिएगा। ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण की कुल लंबाई को हम द्वारक बोलते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसको इंग्लिश में पी पोल कहते हैं, इसलिए करके पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, भाग होता है, तो इस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसको इंग्लिश में देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए करके सी से सूचित किया जाता है। किससे बाबू, सी से। आगे देखिएगा, एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र से और ध्रुवी को मिलाने का कार्य करता है, उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। कौन से बोलते हैं बाबू, मुख्य अक्ष। अच्छा, वक्रता केंद्र से और ध्रुवी के जो बीच की जो दूरी है ना, एक कौन सी बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, वक्रता। इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए आर से सूचित किया जाता है।
हम एक प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर जो दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराएंगे तो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके ये रिटर्न आता है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से रिटर्न आता है, जिस बिंदु से टकरा करके रिटर्न आता है परावर्तित सतह, इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहेंगे। कैसे बोलेंगे? और देखिएगा गोलीय दर्पण में बाबू मुख्य फोकस और ध्रुवी के जो बीच की दूरी होती है एक का फोकस दूरी कहा जाएगा। कौन सी कहा जाएगा? एक का फोकस दूरी कहिए या चाहे फोकसांतर कहिए, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ चलिए। अब एक कोई टॉपिक बचा नहीं, समझ में आ गया होगा समझ में। और थोड़ा हम लोग चलते हैं सर जी गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गोलीय दर्पण आप लोग जानते हैं, कौ प्रकार होता है? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण दो ही प्रकार का क्यों होता है? वह इसलिए क्योंकि गोलीय दर्पण को जब दो भागों में काटा जाता है तो एक भाग के हम अंदर से प्रिंट कर देते हैं और एक भाग को हम बाहर से प्रिंट कर देते हैं। तीसरा कोई कंडीशन बन सकता है? दोनों से प्रिंट कर दीजिएगा। जब दोनों से प्रिंट कर दीजिएगा तो चिकना और चमकीला सतह बचेगा, प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा नहीं। इसलिए एक भाग को हम बाहर प्रिंट कर देते हैं और एक भाग को अंदर प्रिंट कर देते हैं। इसीलिए गोलीय दर्पण का प्रकार हो जाता है दो प्रकार के। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर जी, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिटाने जा रहे हैं, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा बाबू, ये कौन सा दर्पण आप देख पा रहे हैं? देखिए तो ये कौन सा दर्पण आप देख पा रहे हैं? पेंट करने के बाद अवतल दर्पण देख पा रहे हैं। चंद्रमा का प्रयोग करके बनाइएगा या प्रकाश का प्रयोग करके बढ़िया होगा। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसका ये सेंटर ये क्या कहलाएगा? ये वाला जगह ध्रुवी कहलाएगा, होगा ना। अब इसका सेंटर का क्या कहलाएगा? तीनों एक प्रकाश की किरणों को इससे होकर गुजारी है। ठीक है बाबू, सबसे पहले जब प्रकाश की किरणों को यहाँ एक मुख्य अक्ष के समांतर एक परावर्तक सतह पर गुजारिएगा, जैसे ये हो गया, या मान लेते हैं ये हो गया, ये हो गया। सबसे पहले एक हो करके गुजारिएगा तो बाबू प्रकाश की जो किरणें होती है देखिएगा, ये सारी प्रकाश, ये चूंकि एक परावर्तक सतह धासा है ना, तो धासा है तो सारे प्रकाश की किरणों को गोटा कर लेगा। जैसे कढ़ाई ले लीजिए, चाहे डेगची ले लीजिए, चाहे चम्मच ले लीजिए। चम्मच सबसे बढ़िया उदाहरण होगा, ध्यान दीजिएगा। चम्मच ऐसे होता है बाबू, ध्यान दीजिए, ऐसे चम्मच हो गया, इमेजिन करिए, महसूस करिए। ठीक है, चम्मच हो गया, कलछुल। और भी देखिएगा, अरे समझ लीजिए हाल फिलहाल में पानी की जगह पर हमने प्रकाश के ऊपर हम पानी लेते हैं, खाली समझने के लिए, वैसे एग्जांपल है नहीं, ध्यान दीजिए। और बताइए इस तरह से चम्मच है, एगो खाली जगह है, एगो उभरल है, एगो धासा हुआ भाग और एगो उभरा हुआ भाग। जैसे ही प्रकाश की किरण एक में गुजरेगी या गिरेगी तो आप जानते हैं प्रकाश की किरण जो होती है बाबू इलेक्ट्रॉन है। पूरा प्रकाश की किरणें फोटोन कहलाएगी ना। प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है कौन से बोलते हैं? फोटोन। फोटोन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का झुंड, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही प्रकाश की किरण पर आएगी तो गहीर है, कौन सी है? गहीर। तो प्रकाश की किरणों को रोकेगा, मतलब पानी ही गिरा देगा। तो देखिए गहीर का जगह पर पानी पूरा तरह से रोका जाएगा ना। और वहीं धोकर चमाचे तरफ पलट दीजिए। जैसे चमाचे तरफ पलट दीजिएगा बाबू, अब एक ऊपर पानी गिरे, पूरा छिहिल करके बिछिल करके भाग जाएगा, गिर जाएगा। अब बताइए कौन का पारदर्श सतह गहीर होता है? बताइए अवतल। तब प्रकाश की किरणों को गोटा करेगा कि छितरा देगा? गोटा करेगा। तो बाबू जब प्रकाश की किरणों को गोटा करता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ना, तो अवतल दर्पण जब प्रकाश की किरणों को गोटा करता है तो प्रकाश की किरणों को गोटा करना क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी। तो यहाँ पर हम लोग एक क्या बना लेंगे? अभिसारी। अब बताइए ना, अब ये क्या कहलाएगा सर? अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग। क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जिंग। अपसारी का मतलब कौन सा होता है? डाइवर्जिंग। ये ना होता है। तो एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? बाबू देखिएगा, लिखिएगा, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धासा होता है, अर्थात केंद्र की ओर होता है। जब ना मुख्य अक्ष के समानांतर भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर के अवतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है तो सारा परावर्तित होकर के मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजर जाती है। ये पूरा का पूरा प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष पर जमा कर देता है, गोटा कर देता है। अवतल दर्पण के इसी गुण के चलते अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कौन दर्पण कहा जाता है? अभिसारी। एक बार और, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाएगा? अच्छा, अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर के एक एक बिंदु पर गोटिया जाए। याद है फिगर वाला, जब आप लोग प्रकाश पुंज पढ़ा रहे थे, प्रकाश पुंज तीन प्रकार होता था, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तब भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें जो होती है वह आकर के एक निश्चित बिंदु पर टकराती है, तब इस प्रकार के प्रकाश पुंज कौन सी बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। और एक बिंदु से होकर के भिन्न भिन्न दिशा में जब प्रकाश की किरणें छितरा जाती है तो एक का अपसारी बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? अपसारी। का डाइवर्जिंग बोलेंगे। और कौन वर्जिंग मतलब होता है? गोटिया देना, खींच लाना। अब तो ये कौन सा गोटिया आएगा?
अवतल दर्पण क्यों गोटियाएगा? क्योंकि इसका परावर्तक सतह गहीर होता है, कच होता है, धासा होता है, इसलिए जितना प्रकाश की किरण आती है अनुक्रम जितना फोटोन इलेक्ट्रॉन होता है कैच कर लेता है, गोटा कर लेता है। यही कारण है कि यह बहुत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन को मतलब कि प्रकाश को कौन कर लेता है, इकट्ठा कर पाता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहता है। बोर्ड में तो एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और दूसरा 2 नंबर ये पूछा जाएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। एक बार लास्ट में बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वही उत्तल दर्पण को ले लीजिएगा सर जी, ये कौन सा दर्पण रहा, ये उत्तल दर्पण या कब बन जाएगा बताइए ना, जब एक अंदर हम पेंट कर देंगे ना। अब बाबू जब अंदर पेंट कर दीजिएगा तो प्रकाश की किरणों को हेने से गुजारिएगा कि हेने से ना, प्रकाश की किरणों को केने से गुजर रहता है, जिन्हें परावर्तक सतह होता है ना, तो पेंट कहीं भाग गया तो हम एल डैश दे देंगे, यहाँ पर एल डैश दे देंगे, ठीक है ना। चलिए अब प्रकाश की किरणों को इधर से इधर गुजारिए, क्या हो गया, ध्रुव पी ना, आयकर जब गोलकार बनाइएगा तो वह करता केंद्र सी हो गया, ठीक है। चलिए जिन्हें चिकना और चमकीला जब होता है उन्हें घुसा जाता है, मतलब प्रकाश की किरण गुजर रहता है। तो ये प्रकाश की किरण जैसे ही पर गुजारेगी ये, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरणें जैसे ही पर गुजारिएगा है जाने का जगह है ना है, एक पूरा परावर्तक सतह पहुंचे उभरा है, जैसे एक पर पानी से प्रकाश की किरण पड़ेगा तो देखिएगा ये पूरा तरह से परावर्तक सतह उभरा हुआ है, पूरा गिरेगा छितर आ जाएगा, इसलिए प्रकाश की किरणें पर आती है और कौन सी होती है बाबू, छितर आ जाती है। प्रकाश की किरणें आती है और क्या हो जाती है, छितरा जाती है। पता है प्रकाश की किरणों को छितरा दिया कि गोटा कर दिया, तो प्रकाश की किरणों को छितरा देता है, पूरा पसरा देता है, भगा देता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी अपसारी मतलब पसरा देना और अभिसारी मतलब गोटिया लेना। तो कौन सा दर्पण प्रकाश की किरणों गोटिया लेता है और कौन सा दर्पण प्रकाश की किरणों को छितरा देता है, उत्तल। तो एक बार और बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो लिखिएगा, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धासा होता है, अर्थात इसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है। भिन्न भिन्न दिशाओं से जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है तो वह सारी की सारी प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस एफ पर जमा हो जाती है, गोटा हो जाती है। चूंकि अवतल दर्पण भिन्न भिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणों को जमा करता है, गोटा करता है, यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अच्छा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह उभरा होता है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में होता है। जब प्रकाश की किरणें एक परावर्तक सतह पर पड़ती है तब परावर्तक सतह उभरा होने के चलते ये सारी की सारी प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, भगा देता है, छितरा देता है। इसके चूंकि उत्तल जो दर्पण होता है परावर्तक सतह उभरा होने के चलते सारी की सारी प्रकाश की किरणों को भगा देता है, छितरा देता है। इसके इसी गुण के चलते उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। कैसे बोलते हैं, अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर के एक जगह पर गोटिया जाना, और अपसारी का मतलब होता है एक गुड़े भिन्न दिशा में छितरा जाना। तो बताइए एक ही जगह पर भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणों को कौन गोटिया रहा है, अवतल। इसीलिए अवतल दर्पण क्या बोलेंगे, अभिसारी। उत्तल दर्पण भिन्न एक ही बिंदु से प्रकाश को कौन कर रहा है, छितरा दे रहा है, यही कारण कि उत्तल दर्पण क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, अपसारी। समझ में आया। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, प्रकाश का परिवर्तन की घटना किस माध्यम होती है, सामान्य माध्यम की भिन्न माध्यम में। याद रखिएगा, यदि समतल दर्पण में कोई वस्तु जो होता है 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से आ रहा है तो प्रतिबिंब किस दर से बढ़ता प्रतीत होगा, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 गुना। कौन सा गुना, 2 गुना। दर्पण के द्वारा का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और दर्पण का सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, द्वारक होता है। क्या होता है बाबू, द्वारक। अभिलंब कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है या वास्तविक रेखा है, काल्पनिक। अभिलंब कहाँ होता है, तब आपतित किरण और अभिलंब के, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में। अभिलंब क्या बात बताता है, अभिलंब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताता है। याद रहेगा, आयकर बीच में होता है इसलिए अभिलंब कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है।